सत श्री अकाल। बहुत देर के बाद आज आप लोगों के रूबरू हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों का जो फाक एग्ज़ाम था वो अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट अकाउंट्स पोर्शन का। अगर इसके लेवल की बात करें तो लेवल थोड़ा सा, अगर हम अभी तक के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके हिसाब से एग्ज़ाम की अगर बात करेंगे तो लेवल जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। चलो, अब मैं जो भी आपका अभी जो पेपर हुआ था अकाउंटेंसी पोर्शन का, उसके आपके साथ मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। आप उसको की के साथ बाद में मैच भी कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन जो आ गया, फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंजेस इन आउटपुट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो प्राइम कॉस्ट कैसे आपने कैलकुलेट करना है? तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट अकाउंट्स में अपने फॉर्मेट, जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, उसमें क्या आ जाता है, जितने भी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया गया होगा, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया होगा आपने उसको लेना है। यहां पर ये जो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज जो दिया गया है, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और बहुत से बच्चे इससे कुछ परेशान भी हो गए होंगे। भी परचेज हमने 1 लाख किया, कंज्यूम हमने 90,000 किया। खरीदा 1 लाख बट कंज्यूम हमने 90। यस, खरीदा मैंने 1 लाख होगा, कंज्यूम सिर्फ 90 किया होगा, तो 10,000 रुपया हमारा अभी तक जो था वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आएगा। तो डायरेक्ट लेबर 60,000 वो इसमें ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 ऐड करेंगे, 90 प्लस 60 प्लस 20, तो इसका आंसर होना चाहिए 1,70,000। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, जो सप्लायर का पर्सनल अकाउंट है वो कहां पर, किस लेजर में होगा? वो परचेज लेजर में शो होता है। नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग इज रिगार्डेड, कौन सा स्टेप है बुक कीपिंग का? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं वो अभी बेसिक लेवल के है, कोई ज्यादा मुश्किल लेवल का नहीं है। सिर्फ एक जो प्राइम कॉस्ट वाला जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? ये अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन जिन्होंने बच्चों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे थे उसमें बेसिक में क्या लिखा था? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो आंसर इसका सी पार्ट होगा। आंसर इसका क्या होगा बेटा? सी पार्ट होगा। विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट में कौन सा वाला हम नहीं लेते, तो वो बेटा आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो होगा वो बैलेंस शीट में शो नहीं करते। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं अपने फिनेंशियल अकाउंट्स में जिसे हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी आ गई, हमने उसमें भी पढ़ा होगा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम अपने बुक्स में शो नहीं करते। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर? तो वाउचर प्रिपेयर के लिए जो अकाउंटेंट है वो क्या, ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा, फटाफट आप लोगों के साथ मैं आंसर की डिस्कस कर रहा हूं, पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? आप कहेंगे आपने किसी कोचिंग सेंटर में गए, किसी दुकानदार के पास गए, आपने वहां से कुछ सामान खरीदा, पेमेंट की, या उधार पर सामान लिया होता अब आपने पेमेंट की, तो आप उसको क्या बोलोगे? फीस आपने दी, आप क्या बोलोगे कि भाई साहब या सर इसका प्रूफ क्या होगा? मेरे को आप इसकी एक रसीद दे दीजिए, रिसिप्ट दे दीजिए, इट इज अ प्रूफ कि हमने कोई पेमेंट की है।
कल को वो दूसरा पर्सन बैक ट्रैक कर जाएगा तो हमारे पास क्या प्रूफ होना चाहिए? इनवॉइस, डेबिट नोट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज। बैंक स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट को हम क्या शो करेंगे? तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा, जब हम कैश बुक बनाते हैं, पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो कैश बुक में हम कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड में। कैश बुक में डेबिट साइड में जितनी भी रिसिट्स होती हैं वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। और जो बैंक स्टेटमेंट है, जो पासबुक है, वो इसका उल्टा होता है। अगर हमने कैश बुक में डेबिट किया है तो बैंक स्टेटमेंट में, पासबुक में क्या किया जाएगा? उसमें क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन बी 39 का राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे और मुझे भी कई बच्चों ने बहुत से बच्चों ने मैसेज किए हैं। मैं अभी थोड़ा लेट हो गया हूं इसको अपना जो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मेरा सारा का सारा सेटअप जो था वो ऑलमोस्ट जो सेटअप है वो मेरा सारा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बहुत देर बाद मैं लाइव आया हूं और इस समय मैं आपके जो क्लासेस है वो मोबाइल पर ही अभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। लैपटॉप पर सारा सिस्टम कोशिश कर रहा था फॉर द लास्ट 1 आवर कि मैं सारा का सारा सेटअप दोबारा करूं, बट लास्ट में मैंने कहा कि ओके, ज़्यादा बच्चों को वेट नहीं कराता हूं। बच्चों को इस टॉपिक से, इस एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत से डाउट्स आ रहे थे। व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलेशन? डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये आ जाता है कि हमने पैसा बैंक में जमा किया। जब हमने पैसा बैंक में जमा किया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक का बैलेंस कम है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिपॉजिट ट्रांजिट का मतलब क्या आ जाएगा? हमने इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? हमने बैंक में पैसा जमा किया जिससे हमारा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए ए पार्ट, एडेड टू बैंक बैलेंस। एडेड टू बैंक बैलेंस 40th क्वेश्चन का ए पार्ट शुड बी द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला। What type of checks is that which is issued by a firm but not yet presented to bank? तो कौन से होंगे? उन्हें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। बी पार्ट राइट आंसर। ये सेक्शन ए है। ये भी इजी क्वेश्चन आ गया है। शायद ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस किसी पेपर में पहले से पूछे गए थे। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीएफएमएस में से क्या पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था सीपीएसएमएस, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज। तो जब हमारे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे जो बनते हैं उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और कई बच्चे भी मेरे को मैसेज कर रहे थे, सर कट ऑफ क्या जाएगा? बच्चों कट ऑफ के लिए मेरे पास कितने बच्चों का जो फीडबैक होगा, और जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम हुआ है वो फीडबैक नहीं देंगे, अभी वो आराम से बैठे रहेंगे, भाई छोड़ो मेरे क्या बताना है। सो इस समय कट ऑफ क्या होगा, कितना मेरिट जाएगा, वो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। और ना ही आपका कोई मित्र, आपका जो फ्रेंड है वो आपको एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल क्लोज वाले तो बता देंगे। तो हमें नहीं पता कि दूसरे पर्सन ने कैसा एग्जाम किया है। अगर किसी का एग्जाम ज्यादा अच्छा हो गया तो उसका कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है। तो उस चीज का पैनिक जो बटन है वो प्रेस करना बंद कर दीजिए। चिल, रिलैक्स और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें क्रेडिट में लिखा जाता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो वहां से अगर वहां पर क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होना चाहिए। तो 44 क्वेश्चन का जो आंसर सी पार्ट आ गया, डेबिटेड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक या दो या तीन क्वेश्चंस की उम्मीद थी कि ओल्ड रेशियो 3:2 है,
पी को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो टोटल शेयर 1 में से 1/5 माइनस किया, रिमेनिंग शेयर बच गया 4/5। रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 4/5। अब ये जो रिमेनिंग शेयर 4/5 है, इसे आप किस रेशो में बांटेंगे? इसे आप बांटेंगे 3:2 की रेशो में। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने बहुत सी एमसीक्यूज जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है, तो ज्यादा सॉल्व नहीं करते, सिर्फ आंसर बता देता हूं। इसका आंसर 12:8:5 बी पार्ट आंसर आ जाएगा। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम अ जर्नल इनटू देयर, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन ये भी, उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। कि जब हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे पोस्टिंग बोला जाता है। When audit is undertaken, अकाउंट्स का ही पार्ट है ये। When audit is undertaken to check the financial controls and irregularities in the organization, it is which type of audit? तो वो कौन सा ऑडिट होगा? वो बच्चों इंटरनल ऑडिट होगा। कौन सा ऑडिट होगा? इंटरनल ऑडिट। और मेरे जो स्टडी मटेरियल में उसमें मैंने ये डिस्कस भी किया हुआ है। मेरे स्टडी मटेरियल में करंट रेशो भी मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया हुआ है। कई बच्चों का फोन मैसेज आए, सर ये 2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हैं। भाई उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ था, उन्होंने जो सिलेबाई में वो मेंशन है, तो ये उन्हीं का पार्ट है। स्टडी मटेरियल में मेरे में ये सब चीजें हैं, जिन जिन बच्चों ने मेरे स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, देखा है, फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 48, करंट रेशो, it is current assets upon current liabilities. A part, right answer. अब बैंक पासबुक, इजी सा क्वेश्चन, बच्चों ने इधर भी कहीं गलती कर दी। 49 का क्या आंसर होना चाहिए? बैंक पासबुक क्या है? किसकी कॉपी है? जो कस्टमर का अकाउंट है बैंक की लेजर में, कस्टमर का अकाउंट बैंक की लेजर में। सी पार्ट, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रायल बैलेंस किसके लिए बनाया जाता है? भाई ट्रायल बैलेंस में किसके बैलेंसेस लेते हैं? हम लेजर के बैलेंसेस लेते हैं। तो किसकी एक्यूरेसी को जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है? लेजर की। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज जनरली प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन जो होगा वो बनाते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनीज तो भैया बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी सारे रूल्स को फॉलो करती है। एनपीओज को भी सब रूल्स फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज उनको डिडक्शन क्लेम वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटे मोटे व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जिनके पास अकाउंटेंट रखने के लिए पैसा नहीं होगा, वही सिंगल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हैं। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी। जीएसटी क्या है? ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड होता है डेस्टिनेशन पर। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। अगेन जीएसटी का जो बेसिक्स पढ़ाया था, जो नोट्स हैं उसमें स्पेसिफिकली ये मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज फाइनेंशियल लीवरेज मीन? तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है? ये इस क्वेश्चन के लिए बोल सकता हूं कि ये आपके लेवल या सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं था, बट इसका आंसर जो होगा वो सेंसिबिलिटी, सी पार्ट इसका आंसर है, द सेंसिबिलिटी ऑफ ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी लेवल। तो जिन बच्चों ने एमबीए वगैरह किया होगा या ये बीकॉम में भी नहीं लीवरेज रेशोज को इतने डिटेल में होगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स वगैरह में जो होगा। नेक्स्ट वन इज फिनांस बिल बिकम्स द फिनांस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। तो ये क्या होगा? इट इज व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, जो पार्लियामेंट के होंगे, एंड इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 55, अगेन इनकम टैक्स। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे पीडीएफ में जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया गया उसमें 99% है। तो इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। ये किसके लिए होगा? इट इज फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ए पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जो होगा वो टैक्सेबल होगा। ए इज द राइट आंसर। 55 के बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। ये जो क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड है
वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट टैक्स, ये बहुत से बच्चों ने गलत कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is or are included in definition of goods as defined under section 2 subsection 52 of the CGST Act 2017? So it is actionable claims। जो गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं होता, सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होते, बॉन्ड्स तो सिक्योरिटीज का ही पार्ट होगा, तो इट इज एक्शनेबल क्लेम। इट इज एक्शनेबल क्लेम विच आर पार्ट ऑफ द गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, ये लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं पर ही टाइफिश होगी सब बच्चों की, बहुत बहुत से महारथियों की। अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD शैल बी एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेबल। इसका आंसर 40% होना चाहिए। आंसर 40% है, सी पार्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58। थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ X and Y इज वैल्यूड एट ₹30,000। गुडविल फर्म की किस पर वैल्यू की गई है? 30,000 पर। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000। जो बेटा बुक्स में अपियर कर रही है, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ 12,000 क्यों दिया गया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। What amount he is supposed to bring for goodwill? वो गुडविल के लिए क्या कितना पैसा लेकर आएगा? फर्म की गुडविल 30,000 उन्होंने वैल्यू की, उसका शेयर बेटा 1/4 था, तो टोटल जितनी वैल्यू की गई होगी इस 30,000 उसका 1/4 हिस्सा ही लेकर आएगा। तो 30,000 का 1/4 करेंगे 7,500 रुपीज। आंसर आ जाएगा। आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 59, असर्शन। अब इससे पहले भाई कुछ कई ऐसी चीजें थी जिनमें मैं एंगेज हो गया था, जिन वजह से मैंने कोशिश बड़ी की कि आप लोगों को लास्ट में कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर पाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया, टाइम नहीं निकाल पाया, इसलिए मैं नए लेक्चर्स नहीं ले आया। बट हाँ, मैंने मॉक टेस्ट जो हमारी ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल की हमने ऐप लॉन्च की थी, उसमें मैंने बहुत से नए मॉक टेस्ट एडअप किए थे। वो मॉक टेस्ट जो बच्चों को हेल्प कर सकते थे। और इसके अलावा अब जो अगले एग्जाम आ रहा है, फिनांस से रिलेटेड आ रहा है, सब इंस्पेक्टर है शायद, तो उसमें जो अकाउंट्स का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट अकाउंट्स का आ जाएगा, वो भी उसके लेक्चर्स में लेकर आऊँगा। और जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बेनिफिट लें, तो आप मेरी जो ऐप है ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें मैं स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मॉक टेस्ट भी होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स भी मैं जल्द ले आऊंगा मैं। नेक्स्ट इज 59th क्वेश्चन। और अगर वाकई में आप देखिएगा कि जो आंसर मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आपकी भी लॉन्च हो जाएगी जल्दी ही, उसका आप टैली कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई में जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिया है, या जो भी आपको जो की प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि सही में जो ये आपके काम आ रही है, या मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं नहीं कहता कि मेरे 100% ठीक हो सकता है, बट अगर मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक है तो इट मीन्स यू शुड पुट सम ट्रस्ट ऑन मी, रिलाई ऑन मी, जो आपको पढ़ा रहे हैं। 59th क्वेश्चन, असर्शन ए, इफ द इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स, रीजन वगैरह ये दिया गया है। अब बेसिक्स तो डिस्कस इसका नहीं करूंगा, सीधे आंसर बता देता हूं। इसका आंसर ए पार्ट आ गया। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए पार्ट की जो लिखी गई इधर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंट में मैनेज, उसमें आ जाएगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसमें क्या लिखा है, मांगा क्या है, बताइए व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, कितने यूनिट्स हम बेचें। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप कॉपी पर पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कोशिश करता हूँ अगर कोई लिख पाया तो क्या जाता है, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। मैं डिक्टेट ही करता हूं, आप लोग लिख लेना। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ये फॉर्मूला आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट में आएगा बेटा 5 लाख और 3 लाख। 8 लाख इज अ फिक्स कॉस्ट। और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला था? वो कहते हैं कि बताइए 1,80,000 हम कमाना चाहते हैं तो डिजायर्ड प्रॉफिट इज 1,80,000। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9,80,000। न्यूमरेटर में आ जाएगा 9,85,000 प्लस 3 प्लस 1,80,000, 9,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, पर यूनिट है, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इट इज 25 माइनस 25 माइनस 12 एंड 3, ये दोनों। तो 25 में से 12 और 3 माइनस किए 10, 15 माइनस होगा 10, ऊपर था 9,80,000, 9,80,000 डिवाइड बाय 10 तो 98,000 जो है वो राइट आंसर जो आ गया 98,000। तो जितने भी क्वेश्चंस है वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कोई और चाहता है कि मैं किसी क्वेश्चन पर डिटेल में अगर कोई क्वेश्चन जो भी आया था उस पर डिस्कस करूं, वीडियो बना दूं, तो उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ओके।